हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। और बायोलॉजी में जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे, जो चैप्टर था वो था श्वसन तंत्र के बारे में। तो उसको हम लोग समझ लिए थे। इसके बाद का चैप्टर वो परिसंचरण तंत्र है, ये है आपका। ठीक, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका काम क्या होता है, तो वो आपका जो भोजन से ये जो पोषक पदार्थ वगैरह निकलता है पचने का, भोजन के पचने के बाद वो और ऑक्सीजन, इन सब के परिवहन का काम होता है। तो अंतर कह सकते हैं कि परिवहन का काम करता है शरीर के आंतरिक हिस्सों में ये। ठीक, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसका काम करता है, और ऑक्सीजन को लेके जाएगा। और ये जो पोषक पदार्थ प्राप्त होता है भोजन को पचने के बाद, उस पोषक पदार्थों को अलग अलग भागों तक लेके जाएगा, शरीर के अलग अलग भागों तक वहाँ पहुँचाएगा, ताकि उसका शरीर का जो अंग है वो उस तरीके से ठीक तरीके से काम कर सके। ऑक्सीजन को भी ले जाने का काम करता है। तो ये सब दोनों काम इसका क्या होता है। ठीक, नीचे में आपको लिखा है परिसंचरण तंत्र के कार्य। यहाँ पे पूरी परिभाषा में क्या है, तो लिखा है जंतुओं में पचे हुए पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन को समस्त कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए तंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इसके कार्य क्या क्या हैं, तो उसके लिए फिर से आपको अलग अलग पॉइंट बना के दिया हुआ है। तो फंक्शन ऑफ आपका हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। आप चाहे तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो ये इसमें पहला जो पॉइंट है आपका, इसमें ये है पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसमें क्या है, तो ग्लूकोज, विटामिन, वसा, अम्ल, इस सबको क्या करेगा, शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाएगा। जो भी हम लोग भोजन करेंगे, ठीक, और उस भोजन का जो पाचन होगा, पाचन होने के बाद जो भी हमारे लिए जो उपयोगी पोषक तत्व है उन सब जो प्राप्त होगा, उसी को अलग अलग शरीर के भागों तक पहुंचाने का काम करता है। जिसका जो ज़रूरत है वहाँ तक उसको वो मिल जाता है। तो इसका काम पहला ये है। दूसरा है, यह हार्मोन्स को अंतःस्रावी ग्रंथि से आवश्यक अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अभी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, अलग जो ग्रंथि वाला टॉपिक है उसमें समझेंगे हम लोग उसके बारे में डिटेल में। पर अंत ही समझिए कि हमारा जो शरीर में क्रियाएं होती है वो अलग अलग हार्मोन्स के माध्यम से होता है। ठीक है, एंजाइम्स के माध्यम से होता है। तो ये हार्मोन्स को क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है। यह अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल इत्यादि को शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंग तक परिवहन करता है। ये जब हमारा क्या है, बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट शरीर का। ठीक है, जब शरीर में पाचन वगैरह होता है, बाकी चीज़ें होती है, तो उससे ये निकलता है। तो इसको शरीर के ये अलग अलग भागों से कहाँ लेके आता है, तो पर ये उत्सर्जी अंग, मतलब जो शरीर से बाहर निकालने वाले जो पदार्थ हैं और उसके लिए कुछ अंग कार्य करते हैं, तो वहाँ तक लेके आता है, अंतर शरीर से ये बाहर निकल जाता है। तो परिवहन में इसका ये भी काम हो जाता है। अब ये जो वहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट, उसमें ये है कि जो परिसंचरण तंत्र की जो खोज किया था रक्त परिसंचरण का, उसमें किसने किया था, तो ये विलियम हार्वे 1628 ईस्वी में परिसंचरण की खोज करते हैं। ठीक है, पूरे ये व्यवस्था के नाम क्या है, विलियम हार्वे। ठीक, उसमें भी रक्त परिसंचरण की बात करते हैं। तो ये अब परिसंचरण तंत्र को परिवहन या बनावट के आधार पर दो अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। बनावट ही कहना ठीक रहेगा, परिवहन तो पर लिख सकते हैं परिवहन, कोई दिक्कत नहीं है। बनावट मतलब ये कि इसका जो परिसंचरण है वो पूरा दो तरीके से होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है आपका बंद, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। तो खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरा बात समझने से पहले नीचे हम पॉइंट पर, उससे पहले बताया था आपको। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर तो होगा बीच में आपको इस तरीके से, ठीक है, पर वहाँ पे आपको कोई एक बंद वाहिकाएं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, ये कुछ वैसा समझिए, जो भी ग्रामीण परिवेश से लोग होंगे जानते होंगे, खेतों में जब पानी देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाला बनाते हैं, या घर में भी आपके आसपास कल वगैरह हो तो उससे नाला निकलता है। अब ये क्या है, ओपन है, उसी में कोई पाइप लगा दे, पाइप के माध्यम से कल के पानी को बाहर निकाले, या पाइप के माध्यम से जो हमारा बोर्डिंग होता है उससे पानी लेके जाए खेतों तक, तो वो क्या कहलाएगा, आपको कहलाएगा कि बंद परिसंचरण तंत्र है। पर ओपन नाला यदि कल के पास से निकाल देते हैं तो क्या कहलाएगा कि वो ओपन परिसंचरण तंत्र। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो ये अब इसमें पहला पॉइंट है क्या है, इसको पहले देख लेते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र को। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, इसमें रक्त का परिसंचरण गुहाओं के माध्यम से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। कैविटीज का मतलब अंत, वो हमेशा ये कहते हैं कि खाली स्थान क्या है, कैविटी है। ठीक, तो आप ऐसा समझिए कि एक नाला है, ओपन है, ठीक, ये क्या है, खाली स्थान है। अब इसी को ऊपर से यदि ढक के बंद कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बंद स्थान हो जाएगा। ठीक,
या इसकी जगह पे लोहे का पाइप लगा दे कल के पास से कि भाई पानी निकालने के लिए, तो ये भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, ये ओपन होता है और इसमें ब्लड ऐसे अपने आप फ्लो कर जाता है इस तरीके का। इसमें रक्त वाहिकाएं मौजूद नहीं होती है, ठीक। और इधर देखिएगा तो इसमें क्या है, इसमें रक्त का परिसंचरण बंद नलिकाओं के माध्यम से होता है। सिंपल एग्जांपल समझना ये है कि इसमें खुला रहेगा, इसमें कहीं से भी हो जाएगा इस तरीके से परिसंचरण। इसमें क्या होगा, एक अलग से व्यवस्था बनाया रहता है और ये क्लोज क्या होगा, सर्किट होगा, जिसमें से माध्यम से क्या होगा, ये पूरा परिवहन देखने को मिलेगा। इसमें रक्त वाहिकाएं मौजूद नहीं होती है, इसमें रक्त वाहिका मौजूद होती है, ठीक। और यह कम विकसित परिसंचरण तंत्र कहलाता है क्योंकि इसमें रक्त वाहिकाएं वगैरह ठीक तरीके से बना हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। कहीं से भी परिसंचरण हो रहा है, जगह खुला हुआ जगह से, ठीक। तथा इसमें रक्त कम दाब व कम गति से बहता है। आप नॉर्मली एग्जाम्पल याद करिए कि मान लीजिए कि आपको अपने घर से कहीं पे पानी लेके जाना है, इस एरिया में पानी लेके जाना है। अब यदि आप ओपन एक एरिया पे कैसे ही गड्ढा खोद देंगे, ठीक है, और यहाँ से पानी को ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसका स्पीड, या फिर आप जो देखेंगे कि जो पाइप आप लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक पानी ले जाने के लिए, कोई भी पाइप लगाए हों, ठीक है, जिसके माध्यम से पानी ट्रांसफर हो सकता है, इसका स्पीड दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो क्लोज सर्कल है, जो पाइप है, इसमें क्या होगा, परिवहन बहुत तेज होगा, उच्च दाब पे होगा, गति भी इसका ज़्यादा होगा। और इसमें जो ओपन सर्कल है, इसमें सिर्फ ऐसे ही ज़मीन पे गड्ढा खोद के आप पानी ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा परिवहन स्लो होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है कि परिवहन थोड़ा धीरे होता है, ठीक है, और दाब भी उसका कम होता है। और यहाँ पे परिवहन क्या है, ये क्लोज वाले में इसके परिवहन अधिक दाब के साथ होता है अधिक दाब के साथ होता है, ठीक। और गति भी इसमें अधिक रहेगा आपका। अगला आपका है, यह तंत्र सभी कशेरुकियों में मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलता है ये, तो यह परिसंचरण तिलचट्टा, कीट, मकड़ी, प्रॉन, इस समय मिलेगा आपको, ठीक। और यह तंत्र सभी कशेरुक जीवों में पाया जाता है। कशेरुक जीवों का मतलब इसमें वर्टिब्युलर कॉलम होगा, ठीक है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होता है वो होगा, जिसमें ये है, उसमें क्या मिलेगा आपको, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ठीक है। और ये सब आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल है। इसमें तिलचट्टा वगैरह में आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। कीट, मकड़ी, प्रॉन मतलब होता है कि मछली जो, ठीक हो। यह केचुआ में भी पाया जाता है, और लेकिन इसमें कशेरुक नहीं होता, तो अपवाद में है ये, ठीक है। ये अपवाद में, केचुआ क्या है, अपवाद में है, मतलब केचुआ में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उस तरीके से, ठीक है। कशेरुक नहीं है, कशेरुक के ग्रुप में नहीं आता है, फिर भी इसमें क्या मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। बाकी इसमें क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा, ठीक। अब नीचे में लिखा कि परिसंचरण को बारंबारता के आधार पर दो भागों में बांटा गया। यहाँ पे बारंबारता का मतलब क्या है, मतलब ये कि हृदय से कितनी बार रक्त गुजरता है, इसके संदर्भ में दो अलग अलग वर्गीकरण बनते हैं, ठीक। हृदय के माध्यम से रक्त संचार होने की संख्या के आधार पर परिसंचरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा है आपका डबल सर्कुलेशन, ठीक। एकल परिसंचरण और दोहरा परिसंचरण। पहले वाला जो डिफरेंस था उसके इसके बेस पे था कि परिसंचरण किस माध्यम से होता है। यदि खुले माध्यम से होता है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे, और यदि किसी क्लोज वाहिकाओं के माध्यम से होगा, जिसमें एक उपस्थित वाहिकाएं होगी प्रॉपर उसके परिसंचरण के लिए, ब्लड वगैरह के, तो उसको बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब बंद परिसंचरण तंत्र। यहाँ पे जो डिफरेंसेज है वो बेसिकली इस बात पे है कि जो हार्ट, मतलब जो है ये हृदय है, हृदय से कितनी बार ब्लड गुजरता है शरीर के अलग अलग भागों तक जाने में, उसको बोलते हैं। तो ये एक होगा सिंगल, मतलब एक बार गुजरेगा हृदय से, दूसरा होगा डबल, जिसमें दो बार ब्लड गुजरता है हृदय से शरीर तक पहुँचने के क्रम में। इसके बेस पे दो अलग अलग वर्गीकरण हो गया, एकल और दोहरा परिसंचरण तंत्र। देख लीजिए पहला एकल में क्या होता है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि एकल, इसमें रक्त शरीर के एक पूरे चक्कर के दौरान केवल एक बार हृदय का यात्रा करता है। उसमें क्या हो जाएगा, मछली, उभयचर, सरीसृप। उभयचर का मतलब एम्फीबियंस होता है, आपको पता ना हो तो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस बोलते हैं। आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उभयचर बोलेंगे, एम्फीबियंस। और इसी का मतलब ये होता है कि वैसा जीव जो स्थल और जल दोनों में रह सकता है उसको क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये परिसंचरण आपको मछली, उभयचर, इन सब में देखने को मिल जाएगा। उभयचर, सरीसृप, सरीसृप का था रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स वर्गीकरण मतलब जो रेंग के चलता हो जीव, उसको के संदर्भ में कहा गया। तो इन सब में क्या मिलेगा, एक बार परिसंचरण होगा। अब होता कैसे देखिए, समझिए।
ये जो डायग्राम आपको बना के दिया गया है, देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गिल्स कैपिलरीज है। गिल्स का मतलब सिंपल सा ये है कि ये बेसिकली एक श्वसन अंग होगा, ठीक है, किसी भी जीव में, ठीक है, जहाँ पे ये मिलता है। मछली वगैरह में आपको पता है कि गिल्स होता है, गलफारा होता है। ये आपका हार्ट वाला हिस्सा बनाया गया है, और ये शरीर का हिस्सा बनाया गया जिसमें शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स की बात की गई कि जहाँ पे भी ब्लड चाहिए होता है, ठीक। और आपको पता है कि इसका दो अलग अलग संबंध होता है। ब्लड मतलब आपको जहाँ पे भी श्वसन अंग होगा वहाँ से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, फिर ब्लड जाएगा फिर क्या, हार्ट में। तो इस तरीके से ट्रांसफर होकर फिर शरीर के हिस्से तक जाएगा। कभी कभी होता है कि शरीर से फिर कहाँ गया, हार्ट में गया, हार्ट से फिर कहाँ गया, तो लंग्स में गया। यहाँ पे जो इस तरीके से बनाया उसी तरीके से बनाया, लंग्स से सीधा कहाँ गया, फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में गया। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। पर हमारे वाले जो हम जैसे जो मानव जो है, मनुष्य जो है, जंतु वर्ग जो है, इसमें उस वर्गों में क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको 2 बार परिसंचरण देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ये गिल्स कैपिलरीज है। अब इसमें यह है कि गिल्स कैपिलरीज का मतलब श्वसन अंग वाला हिस्सा है। कैपिलरीज का मतलब होता है केशिकाएं। क्या होता है, केशिकाएं। और बेसिकली ये बहुत ही महीन क्या होता है, महीन संरचना होता है। बहुत ही महीन संरचना होगा जो किसी अंग के ऊपर में लगा होता है। इसका काम क्या होता है, जो मुख्य आपको इस एक वाहिकाएं हैं उसके दोनों को कनेक्ट करता है। और यहाँ जब भी आएगा तो ये शरीर उस अंग में जहाँ पे भी ब्लड वगैरह को जाना है, चाहे चीज़ों को जाना है, उस अंग में ये बहुत महीन वाहिकाएं होता है। उस अंग तक वो ब्लड को ये सर्कुलेशन सिस्टम से जो भी प्राप्त होता है पोषक पदार्थों या बाकी चीज़ें हैं उसको पहुँचाने का काम करता है। अब यहाँ पे जो गिल्स कैपिलरीज है, ये गिल्स अंग मतलब जो गिल्स श्वसन अंग है उसका कैपिलरीज है, केशिकाएं हैं। इसके बारे में अलग से पूरा एक वर्गीकरण पढ़ेंगे आप कि धमनी क्या होता है, शिराएं क्या होता है, केशिकाएं क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें फिलहाल इतना ही समझना है कि केशिकाएं किसी अंग के ऊपर का एक महीन संरचना होता है जो उस अंग में इस पोषक पदार्थों को पहुंचाने में काम करता है जब यहाँ तक आता है। इसी तरीके से जो गिल्स ऑर्गन्स है इसके ऊपर भी कैपिलरीज है, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यह गिल्स कैपिलरीज वाला हिस्सा, ठीक। यहाँ पे O2 लिखा हुआ होगा, CO2 लिखा होगा, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी O2 है, CO2 है। अब समझिएगा बात, यहाँ से आपका ये उल्टा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत उल्टा लिख दिया हो, पर बात एक ही समझना अपने को काम की चीज़ है। यहाँ से गिल्स कैपिलरीज है। अब जो ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, देखिए यहाँ पे ब्लड आया आर्टरीज के माध्यम से, आर्टरी धमनी को बोलते हैं, ठीक है। ब्लड यहाँ से आया, ऐसे पहुँचा और यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करेगा और इधर से जाएगा, ठीक है। क्योंकि गिल्स कैपिलरीज का मतलब जो भी श्वसन अंग होता है वहाँ से जीव क्या कर लेगा, ऑक्सीजन प्राप्त कर लेगा। और ऑक्सीजन प्राप्त करने के बाद फिर ब्लड क्या जाएगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ऐसे जाते जाएगा और यहाँ पे जो हमारा शरीर का हिस्सा है, शरीर के अंग तक पहुँचेगा, जिसको सिस्टमेटिक कैपिलरीज बोलते हैं, वहाँ पहुँचेगा। और यहाँ पे मिल गया आपको O2 ऑक्सीजन मिल गया, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ रेड ब्लड, और रेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं इसको, ठीक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसी को बोलते हैं रेड ब्लड, ठीक। और जो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, CO2 मिलेगा, उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, और उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड, ठीक है। ये कलर के बेस पर थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, इस कारण से कह देते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी ब्लू नहीं दिखेगा पर थोड़ा अंतर रहता है, इसलिए कहीं कह देते हैं आपको, ठीक। तो रेड ब्लड जिसमें क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है, जिसमें नहीं है उसमें ब्लू ब्लड होता है, उसमें CO2 की मात्रा रहेगा वो। तो जब यहाँ से श्वसन अंग से जब यहाँ पे ब्लड आया, क्योंकि श्वसन अंग से जब निकला था ये ब्लड घूम के, तो यहाँ से क्या किया था, ऑक्सीजन को प्राप्त किया था। तो आप यहाँ पे O2 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे CO2 कर लीजिए। ऑक्सीजन को प्राप्त किया और ऑक्सीजन को कहाँ लेके आया, शरीर के हिस्से तक, ठीक। और शरीर के हिस्से में जो CO2 प्राप्त हुआ था, अब ये कैसे होता है आपको पीछे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, श्वसन वाले में, ठीक है। क्या आंतरिक हिस्सों में कोशिकाओं में क्या होता है, श्वसन का कार्य होता है, उसमें से जब पाचन वगैरह की क्रिया होता है उसमें से क्या निकलता है, अंतर निकलता है आपका CO2, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, CO2 निकलता है। तो इस तरीके से पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो आपका हिस्सा है यहाँ पे O2 आया यहाँ पे शरीर के हिस्से तक, ठीक। और शरीर के अलग अलग भागों पर पहुँचा दिया, किसके माध्यम से, सिस्टमेटिक कैपिलरीज के माध्यम से। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टेमिक बोलते हैं, सिस्टमेटिक नहीं, सिस्टेमिक बोलते हैं, सिस्टेमिक कैपिलरीज के माध्यम से, जो शरीर का अंग है उसके कैपिलरीज के माध्यम से पहुंचा दिया गया, ठीक। अब जो आपका CO2 निकलेगा, ठीक है, जो पाचन क्रिया, ये श्वसन क्रिया के बाद पाचन होने के बाद जो निकलता है अंतर, ठीक है। अब CO2 जो निकलेगा उसको फिर लेके जाएगा कहाँ तक, हृदय तक, ठीक। और हृदय से फिर लेके जाएगा कहाँ पे, लंग्स, ये गिल्स कैपिलरीज तक, फिर यहाँ से शरीर, इस तरीके से प्रोसेस होता है।
यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, शरीर तक आने में, शरीर से ये अशुद्ध रक्त को लेकर जाने में हृदय में, और फिर यहाँ से इस तरीके से। इसमें आप देख रहे हैं कि एक बार यहाँ से ऐसे आया शरीर के हिस्से तक, शरीर से हिस्से से निकला, फिर हृदय से होते हुए कहाँ आ गया, गिल्स कैपिलरी तक आया, फिर इस तरीके से प्रोसेस होते रहता है। इस पूरे में आप देख पा रहे होंगे कि हार्ट से ब्लड जो है वो क्या है, एक ही बार गुजर रहा है। कितने बार? एक बार गुजर रहा है। गिल्स कैपिलरीज से निकला और सीधे आया कहाँ पे, ये सिस्टेमिक कैपिलरीज तक, फिर यहाँ से निकला आपका और लेके ब्लड को फिर आया हार्ट तक, हार्ट से प्योरीफाई किया, फिर यहाँ से आया O2 यहाँ से प्राप्त किया, ठीक है, और यहाँ तक ही चल गया। ठीक, हार्ट का काम पूरी तरीके से प्योरीफाई का तो नहीं होता है, पंप करने का होता है, और अंत ही शरीर के यहाँ से यहाँ क्या होता है, CO2 यहाँ से गिल्स से बाहर निकलेगा और O2 क्या होगा, प्राप्त होगा, और ये अंत फिर शरीर के हिस्सों तक जाएगा। शोषण वाले में आप पढ़े थे ये बात कि CO2 कैसे और ये O2 कैसे ट्रांसफर वगैरह होता है, एल्वियोलाई वगैरह का आप नाम जानते थे उसमें कि ये ट्रांसफर करने का प्राथमिक अंग होता है, तो वो जानते हैं आप। यहाँ पे वेंट्रिकल में क्या लिखा हुआ है, तो आपका एक हिस्सा वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम होता है, वो लिखा हुआ। आर्टरी मतलब धमनी जो है वो रक्त को ट्रांसफर करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। सिराएं होता है, ये सब होता है आपको यहाँ पे। ये वेंस हो गया ये। अब देखिए आगे क्या है इसमें, तो इसमें आप समझ गए हो कि एक बार हृदय से गुजर रहा है तो इसको सिस्टेमिक, ये क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक, ये जो है आपका वो है दोहरा परिसंचरण के एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, इसमें रक्त शरीर के एक पूरे चक्कर के दौरान हृदय से 2 बार यात्रा करता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे बना। इस हिस्सा को बोलते हैं लंग कैपिलरीज। लंग क्या होता है कि ज़्यादातर आपको जीवों में लंग मिलेगा, ठीक है। हमारे ह्यूमन में भी क्या है, आपको लंग मिलता है, किसके लिए, फिर ये श्वसन कार्य के लिए, ठीक है, फेफड़ा। उसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं, ठीक। और इसी पूरे हिस्सा को यहाँ से ब्लड यहाँ रख, ये हृदय तक आएगा और यहाँ से ब्लड हृदय से जाएगा ये लंग्स तक। इस पूरे हिस्सा को बोलेंगे कि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, फुफ्फुसीय परिसंचरण है, ठीक है। ये पल्मोनरी के लिए कहीं कहीं पे आपको फुफ्फुसीय भी लिखा रहता है, तो फुफ्फुसीय, ठीक है, आप पढ़े हुए होंगे पीछे वाले में। तो फुफ्फुसीय सर्कुलेशन है, यहाँ से बस यहाँ तक, हृदय से यहाँ जाएगा लंग्स तक, लंग्स से फिर वापस हृदय में जो ब्लड आता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फुफ्फुसीय सर्कुलेशन। और यहाँ पे पूरा एक सर्किट है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट, ठीक। अब इसमें ये जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हृदय का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, इधर भी एट्रियम, इधर भी वेंट्रिकल, ठीक। ये पूरे शरीर का हिस्सा है, शरीर तक जाएगा ब्लड लेके वो, और शरीर से जो ब्लड लेके ऊपर आएगा वो ये स्ट्रक्चर है, ठीक। इतना सिंपल ध्यान रखिएगा। हार्ट का स्ट्रक्चर अभी अगर हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में कि पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होता है, कितने आपको चैम्बर मिलेगा, उसको पढ़ेंगे आगे, ठीक। यहाँ पे O2 वगैरह क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो कैसे यहाँ पे पहुँचेगा इसके लिए श्वसन वाले भाग में आप पढ़े तो नहीं पढ़े होंगे, तो पढ़ लीजिएगा, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ लीजिएगा श्वसन वाले भाग में कि कैसे यहाँ पे ये इसका मतलब क्या होता है कि O2 104 क्यों लिखा हुआ है, CO2 40 mmHg क्यों लिखा हुआ है, सब वहाँ पे पढ़ाया गया है पीछे वाले में। अब ये आपका हो गया लंग्स, हो गया हमारा हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे ये हृदय हो गया, हृदय के 4 चैम्बर है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ठीक। इस तरीके से इसका क्या नाम होता है वो पीछे वाले में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि कैसे हृदय से 2 बार ये ट्रांसफर होता है ब्लड, ठीक है। तो ये देखते हैं इसको, तो ये आपका हिस्सा देखिए, पहले ब्लड आपको कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा, कहाँ पे, हृदय में, ठीक। और हृदय से पंप होके इस रास्ते से होते हुए ऐसे ब्लड आपको कहाँ पहुँचेगा, शरीर के हिस्सों तक पहुँचेगा। तो यहाँ से आया यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो सर्कुलेशन कितना हो गया, एक सर्कुलेशन हो गया, हृदय से होगा, ठीक। फिर शरीर से जो CO2 युक्त रक्त होगा, ठीक है, जो CO2 हमारे शरीर में जो बना है श्वसन क्रिया वगैरह के दौरान में, ठीक है, भोजन पचने के दौरान में, सबसे क्या है, मतलब इतना समझिए कोशिकाएं जो भी अपना काम किया, काम करने के दौरान जो भी CO2 वगैरह निकला, ठीक है, वो लेके कहाँ जाएगा, फिर से जाएगा ऐसे कहाँ पे, ये शरीर के सॉरी हृदय वाले हिस्से में, और फिर ये हृदय से ब्लड जाएगा कहाँ पे, ये लंग्स में, और फिर लंग्स से यहाँ फिर शरीर के हिस्से में, इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे देखिए सर्कुलेशन कितना बार हो गया, एक बार यहाँ से यहाँ तक हृदय तक से गया, और फिर शरीर के हिस्से जो अशुद्ध रक्त था उसको लेके गया कहाँ पे, हृदय में, और हृदय से फिर ब्लड लेके कहाँ पे गया, तो यहाँ पे गया लंग्स के पास। अब इसमें एक परिसंचरण ये हो गया, एक परिसंचरण ये हो गया, ठीक। तो 2 परिसंचरण हो गया, और इस तरीके से 2 बार हृदय से क्या हुआ, ब्लड गुजरा है। तो इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कि ये 2 बार यात्रा किया। और ये कहाँ पे होता है, तो पक्षी में होता है, स्तनधारी में होता है। स्तनधारी का मतलब जानते ही हैं आप कि जो अपने जैसे जीव को उत्पत्ति दे सके, ठीक है।
दूध पिलाने के लिए उनके पास अलग से एक अंग होता है, ठीक, बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। MMHG का मतलब यहाँ पे ये है मिलीमीटर मरकरी। ये यहाँ पे जो ये MMHG लिखा हुआ इसके संदर्भ में बताया गया है, और इसके बारे में हम डिटेल बात की है श्वसन वाले चैप्टर में, तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका 2 बार परिसंचरण हो गया इसमें। इसी के बारे में आपको समझना था कि 2 परिसंचरण कैसे होता है, ठीक है। ये अब जो परिसंचरण तंत्र है इसके 2 अलग अलग वर्गीकरण बांटे गए कि परिसंचरण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में 2 परिसंचरण है। तो उसमें एक है कि रुधिर के माध्यम से परिसंचरण होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। और एक होता है लसिका के माध्यम से, इसको बोलते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे चल के कि क्या होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में। तो ये 2 तरीके से क्या होगा सर्कुलेशन होगा, एक ब्लड के माध्यम से होगा, एक होगा लसिका के माध्यम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र के 3 अलग अलग वर्गीकरण होते हैं। एक का नाम है आपका हार्ट, ये जो टाइप है इसका, इसमें एक होता है कि इसमें जुड़ा हुआ कितने भाग है, ठीक है। तो एक हार्ट जुड़ा हुआ है, एक ब्लड जुड़ा हुआ है, एक ब्लड वेसल्स जुड़े हुए हैं, इसको रक्त वाहिकाएं कहते हैं। मतलब रुधिर परिसंचरण को पूरा कंप्लीट करवाने में ये सब अंगों का अपने एक योगदान है। अंग पूरा तो नहीं है, ब्लड अंग नहीं है, ठीक है। हार्ट, ब्लड, उसके बाद ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं रुधिर परिसंचरण को कंप्लीट करवाते हैं। अब इसका ही वर्गीकरण 3 वर्गों में, ब्लड वेसल का वर्गीकरण 3 वर्गों में, रक्त वाहिका 3 अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेंस, एक होता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक। एक होता है आर्टरीज, वेंस एंड ब्लड कैपिलरीज, इसको बोलते हैं धमनियाँ, सिराएं और ब्लड कैपिलरीज, रुधिर केशिकाएं। तो 3 अलग अलग वर्गीकरण है, हृदय, ब्लड, ये हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, इसका 3 वर्गीकरण, आर्टरीज, वेंस, ब्लड कैपिलरीज, धमनियाँ, सिराएं, रुधिर केशिकाएं, धमनियाँ, सिराएं, रुधिर केशिकाएं, ठीक। अब पहला आपका है ब्लड वेसल्स के बारे में समझना है, हार्ट के बारे में समझेंगे आगे, तो ब्लड वेसल्स पर समझ लीजिए ताकि हार्ट को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और ब्लड तो पूरा समझना ही है, पूरा एक टॉपिक है अपने आप में। ब्लड वेसल का 3 वर्गीकरण है। पहला कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एक धमनियाँ, ठीक है। पहला दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी नंबर पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हो जाता है सिराएं और तीसरा हो जाएगा केशिकाएं, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, केशिकाएं, ठीक। इसको कहते हैं कैपिलरीज कहते हैं, इसको सिराएं को वेंस कहते हैं, इसको कहते हैं आर्टरी कहते हैं, ठीक है। एक से अधिक होगा तो आर्टरीज लिखा हुआ रहेगा, आर्टरीज, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, ठीक। तो ये अब इसमें देखिए क्या क्या आ जाएगा आपका, पहला धमनियाँ, धमनियाँ में आर्टरीज में यह रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, ठीक। ये रुधिर को हृदय शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, इसका मतलब है ये HB कह सकते हैं इसको, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स कह सकते हैं आप, ठीक है। हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। और बॉडी ऑर्गन्स में जिसको जरूरत है, ठीक है, हार्ट भी अपने आप में बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है। पर एक बात करें कि हार्ट से लेके बॉडी, ये शरीर के अलग अलग हिस्से, तो ठीक है, तो ये कह सकते हैं शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। इसमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजनित रुधिर प्रवाहित होता है। शुद्ध रुधिर की जब भी बात होगा ध्यान रखिएगा जिसमें ऑक्सीजन है, उसको बोलेंगे शुद्ध रुधिर, ठीक है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक। और एक ऑक्सीजनित रुधिर, यही बात हो गया शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजनित रुधिर। इसी के इंग्लिश में शब्द कहते हैं क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं इसको। और इसका जो कलर है सामान्यतः बताया जाता है क्या है, रेड है, ठीक। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कैसा होगा, रेड ब्लड होगा, ठीक, डन। और ये हार्ट से लेके बॉडी के ऑर्गन्स तक जाएगा क्या, सर ये लेके जाता है, धमनियाँ लेके जाता है, आर्टरी बोलते हैं इसको, ठीक। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त या बी ऑक्सीजनित रुधिर प्रवाहित होता है, ठीक। अब एक बात समझना है यहाँ पे आपको, बात यह है कि जैसे सामान्यतः धमनी में क्या होता है, धमनी में सामान्यतः आपको होता है कि ये शुद्ध रक्त जाता है, शुद्ध रक्त जाता है। पर बात यह है कि हर जगह पे जहाँ पर धमनी लिखा रहेगा वहाँ पे मान लेंगे कि शुद्ध रक्त जाता है, तो ठीक बात नहीं है। इसमें कैसे, देखिए ये जो आपका यहाँ पे बनाया था कि लंग्स कैपिलरीज था, ठीक, ऊपर से यहाँ से ये हार्ट से कनेक्ट हो रहा था और इधर से हार्ट से कनेक्ट हो रहा था, क्या आपका पूरा ये धमनी वगैरह, ठीक। अब यहाँ जो ये जा रहा है इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, मान लीजिए, ठीक है, फुफ्फुस धमनी। और ये जो इधर है इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। आप पीछे वाला जो जस्ट पहले वाला डायग्राम देखे तो उसमें की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हार्ट में ये ब्लड लेके आएगा, फिर ये हार्ट से कहाँ जाएगा,
एक मिनट को छोटा सा करते हैं। ये हो जाएगा आपका लंग्स, ठीक, लंग्स कैपिलरीज वाला हिस्सा, और ये हो जाएगा आपका एक हिस्सा, और ये हो जाएगा एक हिस्सा, ठीक। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये हार्ट्स है, ठीक, हार्ट है। फिर हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, तो शरीर के हिस्से तक जाएगा, ठीक। और ये आपका स्ट्रक्चर जो शरीर से ब्लड आएगा, ठीक है, शरीर के हिस्से से ब्लड जाएगा वो ये वाला भाग है, और ये आएगा वहाँ पर हृदय तक वो ये वाला भाग है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बीच वाला स्ट्रक्चर, यहाँ वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट, ठीक है। और इसी में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसका अलग नाम होता है, इसको बोलेंगे फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। इसको बोलेंगे क्या, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है, फुफ्फुस धमनी, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ आपको सही से। अब यहाँ पे उल्टा होता है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त आता है कहाँ तक, ब्लड तक आता है। शुद्ध रक्त का मतलब इसमें ऑक्सीजन होता है, वो ब्लड तक, ये कहाँ तक आता है, हृदय तक आता है, ठीक है, रक्त। तो यहाँ पे उल्टा काम करेगा। और यहाँ पे जो फुफ्फुस धमनी है, ये अशुद्ध रक्त को, जिसमें CO2 वाला रक्त है, उसको कहाँ तक लेके जाएगा, लंग्स तक लेके जाएगा। तो इस संदर्भ में जहाँ पे फुफ्फुस लगा हुआ, इस संदर्भ में ये उल्टा काम करता है। सामान्यतः धमनी क्या काम कर रहा है, सामान्यतः धमनी काम करता है कि ये शुद्ध रक्त को लेके जाता है हार्ट से लेके बॉडी के ऑर्गन्स तक। पर यहाँ पे जो फुफ्फुस धमनी है, ये अशुद्ध रक्त को लेके जाता है हार्ट से कहाँ तक, लंग्स तक। तो ये थोड़ा उल्टा काम करता है दो संदर्भों में। यहाँ पे फुफ्फुस शिराएं से ये शुद्ध रक्त लेके आता है, और सामान्यतः शिराएं क्या होता है, सामान्यतः शिराएं अशुद्ध रक्त लेके जाता है, लेकिन फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त लेके आएगा। सामान्यतः धमनी क्या होता है, शुद्ध रक्त लेके जाता है, पर ये फुफ्फुस जो धमनी है वो अशुद्ध रक्त लेके जाता है हार्ट से कहाँ तक, लंग्स तक, ठीक। ये आपको दिक्कत हो तो एक और वीडियो को पॉज करके बात को समझिएगा, फिर सुनिएगा, फिर समझिएगा, तो आपको अंत तक क्लियर हो जाएगा कि बातें क्या कहना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त या ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है। यहाँ पे स्टार लगा के लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि धमनी सामान्यतः शुद्ध रक्त को लेके आता है, पर फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध रक्त को ले आता है हृदय से कहाँ, आपको लंग्स तक। धमनियों की दीवार शिराओं की अपेक्षा क्या होता है, मोटी होता है, ठीक है, पेशीय तथा लचीली होता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में रक्त प्रवाह होता है, ठीक है, और इस कारण से स्पीड भी ज़्यादा होता है। तो इसमें भी आपको इस कारण से भी ऐसा इस तरीके का देखने को मिलता है। इसमें उच्च दाब को सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि आपको शिराएं जब इसकी जो मसल्स है वो मोटा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा, इसमें आपको उच्च दाब सहन करने की क्षमता होगा, ठीक। इसकी गुहा पतली होती है, गुहा का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि एक ये है, ठीक है, और इसके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है इसको पतली गुहा, ये गुहा कहते हैं, ठीक है, खाली स्थान कहते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा पतला होता है। शिराएं क्या है, तो शिराएं वेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक, शिराएं को वेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते थे, आर्टरी या धमनी बोलते थे हिंदी में, ठीक है, वेंस। ये शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाता है। इसमें सामान्यतः अशुद्ध या CO2 युक्त रक्त बहता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, और इसे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। जिसमें O2 होगा ऑक्सीजनेटेड, जिसमें O2 नहीं होगा डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त भी आप कह सकते हैं, और इसको अशुद्ध रक्त भी कहते हैं। इसका जो कलर होता है वो ब्लू इन कलर होता है, ठीक है, पूरा ब्लू नहीं होता। जब आप अपने नस को देखिएगा तो हल्का ग्रीन दिखेगा, ठीक है, या जिन लोगों का दिख रहा है उसको ग्रीन दिखेगा आपको, ठीक है। ये पर अशुद्ध रक्त होने के संदर्भ में एक टर्म दे दिया गया है कि ये ब्लू आपको दिखेगा इस तरीके से। और ये क्या करेगा, तो शरीर के हिस्से से, जैसे मान लीजिए कि ये हार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे गिल्स हो गया, आपका लंग्स हो गया, और ये हो गया बॉडी। तो यहाँ से जो धम लेके आएगा शरीर के हिस्से तक लेके आएगा ब्लड, उसका काम क्या है, धमनी का काम है। और शरीर के अलग अलग अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हृदय तक लाने का काम किसका होता है, शिराएं का होता है, ठीक। और फिर यहाँ से फुफ्फुस धमनी लेके जाएगा, जो अभी थोड़ा देर पहले बताते थे, वो लंग्स तक, और यहाँ से फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त लेके आता है। फुफ्फुस शिराएं के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट बदल जाता है, नहीं तो सामान्यतः धमनी के शुद्ध रक्त और शिराएं अशुद्ध रक्त, पर फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त लेके आता है। तो फुफ्फुस धमनी के संदर्भ में वो बात बदलता है, ठीक है। अगला आपका फुफ्फुस शिराएं में अशुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त बोल दिए, सॉरी। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन जनित रक्त बहता है, ठीक, और यह कम पेशीय होता है, थोड़ा सा आपको मसल्स कम मिलेगा इसमें। इसकी आंतरिक गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है। कम पेशीय मतलब कौन सा, शिराएं की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी आंतरिक गुहा चौड़ी होती है, मतलब जो ये बीच में जो स्ट्रक्चर होगा, ये बीच में खाली स्थानीय क्या होगा, चौड़ा होगा,
और वेन्स धमनी में क्या होता था, पतला होता था। यह त्वचा के समीप पाई जाती है। त्वचा के समीप आने का मतलब क्या है कि आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा। तो जो ऊपर से आपको दिखता है वो बेसिकली क्या है, वो आपका है सिराएं, ठीक है, जो आप जिसमें से लोग ये ब्लड निकालते हैं, ठीक है, डॉक्टर लोग ब्लड निकालते हैं, वो जो सिराएं हैं आपका, ठीक। अगला आपका धमनी और सिरा में अंतर क्या हो सकता है। पहला अंतर ये जो ऊपर पॉइंट देखें उसी को बदलेगा, ठीक है। ये रक्त को हृदय से शरीर के अंग तक लेके जाता है, ये रक्त को शरीर के अंग से हृदय तक लाता है। ये लाल रंग का होता है कि किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा आपको, ठीक। यह गहरे लाल या नीले बैगनी रंग का होता है, ठीक। सवाल पूछता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें कपाट नहीं होता है। कपाट का मतलब बेसिकली होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक धमनी हो गया, तो यहाँ पे बंद करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है खुले हुए स्थानों पे, जो आपका दो जॉइंट होगा ना, जैसे ये जॉइंट है, तो यहाँ पे ये पाइप हो गया, मान लीजिए ये खुला स्थान है। इसको बंद करने के लिए जो जगह होता है उसको बल्ब कहते हैं, ठीक है। बंद करने के लिए आपको स्ट्रक्चर होगा, उसको बल्ब कहते हैं, कपाट कहते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें कपाट पाए जाते हैं, किसमें, सिरा में, ठीक। इसमें कपाट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अगला है, इसके आंतरिक गुहा पतली होती है, किसका, धमनी का। धमनी का आंतरिक गुहा आपको पतला देखने को मिलेगा, इसका चौड़ा होता है, ऊपर देखे थे आप, ठीक। यह खाली होने पर नहीं पिचकती है, पर यह खाली होने पर पिचक जाती है, ठीक। ये शरीर के आंतरिक भागों में होता है और ये शरीर के ऊपरी भाग या त्वचा में स्थित होता है, क्या, सिराएं। धमनी क्या होगा, आंतरिक भागों में देखने को मिलेगा, ठीक। अगला आपका रुधिर केशिकाएं। यह बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां होती है और यह धमनियों को सिराएं से जोड़ता है। इसका मतलब क्या समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक आपका बड़ी ऑर्गेन्स है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से रक्त आ रहा है और इधर से रक्त जाएगा कहाँ पे, अशुद्ध रक्त जाएगा हृदय तक। ऐसे समझिए कि यहाँ पे एक अंग है और यहाँ से रक्त आ रहा है और यहाँ से अशुद्ध रक्त जाएगा कहाँ तक, हृदय तक जाएगा, ठीक। तो इसको जोड़ दीजिए हृदय से, यहाँ से शुद्ध रक्त को ले आते हैं, ठीक। अब ये जो दो सिराएं देख रहे हैं आप, ठीक है, कि यहाँ से धमनी का हिस्सा है, ठीक है, ये धमनी का हिस्सा है, ठीक, और ये सिरा का हिस्सा है जो कि अशुद्ध रक्त लेके जाएगा। इस अंग के ऊपर एक महीन संरचना होता है, ठीक। महीन संरचना इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो इसके रक्त को यहाँ तक पहुँचाएगा और बेकार जो अशुद्ध रक्त है उसको शरीर के अंग से निकाल के शरीर इस वाले हिस्से में लेके आएगा। तो बेसिकली ये सिराएं, और यही सिराएं आगे जाके क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है, ठीक ठीक, और अंग पे, और अंतर अशुद्ध रक्त ये रक्त को पहुंचाएगा वहाँ पे और अशुद्ध रक्त को निकाल के फिर आके यहाँ पे सिराएं में ला देगा, ठीक। तो ये जो बीच वाला संरचना है जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, क्या कहलाएगा, केशिका कहलाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, केशिका किसी अंग के ऊपरी की संरचना जो महीन संरचना होता है, जो धमनी से आए हुए रक्त को उस अंग तक पहुँचाने और अशुद्ध रक्त को निकालकर सिराओं तक देने, ताकि वो फिर से वापस से हृदय तक लेके जाए अशुद्ध रक्त को। इसका काम केशिका का होता है, रुधिर केशिकाएं का होता है, ठीक। इसी को बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज, रुधिर केशिकाएं। तो ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां होती है और धमनियों को सिराओं से जोड़ता है, ठीक है। इसके द्वारा पोषक तत्व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के माध्यम से उत्तक तक कोशिकाओं में पहुंचता है। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये अंग है, यहाँ से रक्त आया और अंत इसमें रिश्ते हुए क्या हो जाएगा, रक्त यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। पोषक पदार्थ पहुँच जाएंगे रक्त के माध्यम से रिश्ते हुए, और अंतर जो बेकार होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं विसरण, ठीक है, डिफ्यूजन। हो गया आपका ये, तथा केशिका में पहुँचता है। अगला आपका किसकी भित्ति की मोटाई केवल एक केशिका स्तर की होती है, मतलब बहुत पतला होता है, इसमें कुछ ऐसा भित्ति का मोटाई वगैरह उस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा, बहुत पतला होता है, ठीक। ये हो गया। अगला आपका महाधमनी, ठीक। ये शरीर के सबसे ये बड़ी धमनी होती है जो बाह्य निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाता है। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि बाह्य निलय से शुद्ध रक्त कैसे पहुंचाएगा। तो हृदय का जब पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो हृदय का हिस्सा होता है उससे ये शरीर के यहाँ से निकलेगा शुद्ध रक्त को और शरीर के अलग अलग भागों तक पहुँचाएगा। तो ये महाधमनी होता है, अरोटा होता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से निकलता है, तो बाह्य निलय से शुद्ध रक्त को लेकर कहाँ शरीर में पहुँचाता है, ये काम होता है इसका, ठीक। अगला आपका वेना कावा, महाशिरा बोलते हैं इसको, ठीक है। महाशिरा को इंग्लिश में कहते हैं वेना कावा, ठीक है। और वेना कावा के दो भाग हैं, एक होगा अग्र महाशिरा, एक होगा पश्च महाशिरा। ये जब हम नीचे पढ़ेंगे डायग्राम हार्ट का तो उसमें समझ लेंगे। तो ये पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा, ये आपको इसका दो पार्ट मिलेगा और ये हृदय के दाहिने भाग तक अशुद्ध रक्त को लाने का काम करता है, ठीक। तो इस वाले वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, हृदय वाले पार्ट को पढ़ लेंगे, फिर आगे रक्त को पढ़ लेंगे। इस तरीके से आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए बाय, मिलते हैं अगले